एकजुटता जो है वो खतरे में है, उसको कैसे हम मेंटेन करें, समाज में एक पॉजिटिव मैसेज दें और समाज हमारा एकजुट होकर के आगे आने वाले दिनों में इस देश का सिस्टम जो हमारे खिलाफ हमेशा से काम कर रहा है, हम उसको टक्कर देकर अपने समाज को कैसे हम संरक्षित करें, सुरक्षित करें, ये इशू है। ठीक है ना मित्रों, वर्गीकरण आया तो निश्चित रूप से जो है कुछ लोगों की अपेक्षाएं जो है जागी। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमें कुछ हमारा कुछ जा रहा है, ना किसी का कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही है, जिस तरह से हमारा बजट जो है नहीं दिया जा रहा है, हमें सबको मिलके उस पे जो है काम करने की जरूरत है। हमें कोई बंद करने की जरूरत नहीं, कोई कभी बंद कर रहा है, कोई कभी बंद कर रहा है। मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि बंद ना करके हम जो है ना इसमें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज ये डिसीजन ले कि हमारा कोई बंद नहीं है, क्योंकि बंद का मतलब ये लगाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ बंद हो रहा है, वो एक विरोध किया जा रहा है। इस तरह की मंशा जो है जाहिर हो रही है उसमें। तो मेरा निवेदन यही है कि इसमें जो है ना बड़ा शॉर्ट में मैं अपनी बात कहूंगा कि इससे जो है आपस में जो है वैमनस्यता बढ़ रही है कि ये लोग जो है हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 30 साल से जो है पंजाब में लागू था, वहां ठीक ठाक रहा था। इस तरह की चीजें आ रही हैं तो हम यही निवेदन करेंगे। कई साथी जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी पे कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है वो ठीक नहीं है। तो हम जो है आज यहाँ से ये डिसीजन लेके उठे कि हमें जो है ना एक दूसरे का सम्मान करते हुए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का हमारा इश्यू छूट गया, ईवीएम हमने फिर बंद कर दी, शुरू में जोश दिखाया, तो उस जोश को फिर दोबारा से लेके आना है कि निजी क्षेत्र में हमारी हकदारी जो मारी जा रही है वो आपसी एकता के न होने की वजह से मारी जा रही है। तो हमें अपने हक लेने हैं, वो हक तभी मिलेंगे जब हम सब एकजुट होंगे। तो एकजुटता का आज हम यहाँ से परिचय लेके उठे कि हम सब एकजुट होकर इसको जो है आगे बढ़ें और अपना जो हक जो है, जो हमें नहीं मिला, हमारा जो रिजर्वेशन है वो पूरा नहीं मिला अभी तक, उस पर भी बात हमें करनी चाहिए। आगे जो हमें जो संसाधनों में हमारी भागीदारी है वो नहीं हुई है, उस भागीदारी की बात करनी चाहिए। तो वो तभी होगी जब हम सब एकजुट होंगे। ऐसे जो है ना अलग होके नहीं हो सकती। एक वर्ग अगर पीछे छूट गया है, उसको मजबूत अगर किया जा रहा है तो वो भी एक मजबूती के साथ आगे आंदोलन में साथ आएगा। तो इस पे भी एक विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों, मैं इतनी बात कहनी थी। जय भीम। आज यहाँ पर इस विषय पे समाज के सभी प्रबुद्ध साथी यहाँ पे बैठे हैं। में अलग अलग तरीके से सभी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और जो ये बीच में जो ये चीजें आई हैं, देखो सबसे मेन चीज है जो इसको हमें समझना चाहिए। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी या कोई भी दल या किसी भी तरह का अगर समाज में फूट डालने का काम करता है तो सबसे पहले हमें उसे जोड़ने का काम करना है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसको जोड़ने में कामयाब हो गए तो जितने भी हमारे विषय हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हम ये करेंगे, वहां तक हम नहीं पहुंचे, फिर कुछ और आ गया। अब हम ये करेंगे, वहां तक नहीं पहुंचे, 2 चीज और लाद दी गई, 3 चीज और लाद दी गई। ये करते करते आपका जो रिजर्वेशन है कंप्लीटली डाइल्यूट हो गया। आपकी जो भागीदारी संसाधनों में होनी चाहिए थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और जिन चीजों के लिए लड़ाई पैदा कर रहे हैं वो तो वैकेंसियां ही नहीं है, कॉर्पोरेट में ही वैकेंसियां नहीं है, सरकारी को तो आप भूल ही जाओ। जैसा लग रहा था जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस हिसाब से हमें नौकरियों में साझेदारी होगी, वो साझेदारी भी हमारे पास नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो अलग अलग तरह की जो सोच आ रही है, मुझे ऐसा लगता है सरकार अपने मनसूबे में इन चीजों को डालकर कामयाब हो। हमें किसी भी तरीके से, हम किसी भी निष्कर्ष में पहुंचे, हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ से लेकर के वो चीजें लेकर के जाएं, अलग अलग विचार लेकर के जाएं, देखो 2 चीजें तो इम्पोर्टेंट है, ये हमें माननी चाहिए। अब इसका आधार क्या था? आधार तो ये था कि भाई हजारों सालों से हमें कहीं पर किसी तरह का शिक्षा से लेकर के उन चीजों से वंचित रखा गया।
सामाजिक आधार, इसका सबसे बड़ा आधार तो यही था। और दूसरा ये था, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनको ज्यादा भागीदारी होगी, उनकी ज्यादा रहेगी, उनकी कम रहेगी। ऐसी चीजें आ रही है ना। अब जिनकी संख्या, हमारी जितनी भी SC ST में जितनी भी संख्या है, किसी समाज की ज्यादा है, किसी की कम है। हमें चाहिए तो ये था कि हम रोटी बेटी का रिश्ता बनाते, इन खाइयों को जो दीवारें थी उनको हम कम करते। उन दीवारों को उन्होंने ऊंचा करने का काम किया, आज भी उन दीवारों को ऊंचा काम करने का काम कर रहे हैं। मेरी तो सभी से गुजारिश है, उन दीवारों को छोटा करने का काम कीजिए और जो भी दिशा निर्देश मिले, यहाँ से जो भी निर्णय लेकर के उठे, उसका ईमानदारी से पालन करें। जय भीम, जय भारत। ये इधर उधर का चक्कर मत करो, 1-1 मिनट का टाइम है। तुम यूनियन के मुद्दे पे लेके आ रहे हो, तुम वो रिजर्वेशन मुद्दे पे ले रहे हो, जिस मुद्दे के लिए इकट्ठे हो उस पे बात करो। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो निर्णय है, इसकी जानकारी किसको है, किसने पढ़ा है इसको, ये बताओ। जो ये भोंपू की तरह पे बोल रहे हैं, किसने पढ़ा है उसको, निर्णय को बोलो। और किसको ये जानकारी है कि संविधान के अंदर ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है, वो बोलो। उसके ऊपर चर्चा करो और उसके ऊपर जिसको, हमारे भाइयों को जानकारी है, जिसको ज्यादा जानकारी है, वो समझाने का काम करे, वो बोलने का काम करे, वो प्रेस में रिलीज दे। हर कोई बैठ नहीं जाए इनके सामने आकर के कि इसके अंदर ये हो गया, इसमें ये तूफान आ गया। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां है नहीं, प्राइवेट। जब नौकरियां नहीं है तो बीमारी किस चीज की है, फिर बंद क्यों कर रहे हो? अगर नौकरियां है ही नहीं तो बंद क्यों करा जा रहा है, कि कॉल क्यों दी जा रही है अगर नौकरियां नहीं है तो ये माहौल इतना खराब कर दिया है, इतना जलन कर दिया है। ये कोई 85, 45, 75 साल का सिस्टम नहीं है। हमारे पुरखों ने 200 साल का संघर्ष है, जिसके कारण अब थोड़ी बहुत मुझे लगा था कि भाई हमारे अंदर वैमनस्य से और थोड़ा सा ये प्यार प्रेम का एक माहौल बना है, लेकिन एक छोटी सी चीज ने ऐसा माहौल खराब कर दिया, आग लगा के रख दी। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनका अहम रोल है। हमने 10 दिन तक चौधरी साहब इंतजार किया कि बड़े भाइयों की तरफ से कोई आवाज आएगी कि जो बदतमीजी जो इनके ऊपर मीडिया पे हो रही है हमारे लोगों के खिलाफ, ये बदतमीजी नहीं करी जाए, और जो बात भी करे तहजीब से करे, सलीके से करे। अरे आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपसे उम्मीद ये करी जा सकती है कि आप ज्यादा अच्छी बात करोगे, आपसे बदतमीजी की उम्मीद नहीं करी जा सकती। हम बदतमीजी कर सकते हैं, हम गटर साफ करते हैं, हम छोटे हैं, आपके छोटे भाई हम बदतमीजी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं करी जा सकती। और इसके अंदर जिसने ये करा है वो बिल्कुल गलत करा है। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जाए कि ये जो समस्या पैदा हो गई है, इसको निपटारा करना चाहिए। आपको और हमें फायदा हो या ना हो, जो फायदे में बैठा उनको जरूर फायदा हो, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। क्योंकि हालात देश के आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं भी पूरे देश में अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूं और रोज देख रहा हूं, पर मेरी नींद हराम होगी, किसको समझाऊं, इनको कहूं ये मुझे मारने को आ रहे हैं, मैं उनको कुछ कहता हूं भाई साहब अभी रुको तुम, वो हमें मारने को आ रहे हैं। हमारे साथ स्थिति ये हो गई है, हम कहीं के नहीं रहे। हमारे लोग हमें चमार कह के मारते हैं, चमार हमें भंगी कह के मारता है। ये सिचुएशन होगी। तो किसी समझदार आदमी ने कोई आया, 10, 12, 18, 19 तारीख हो गई, तो ये गलत हुआ हमारे समाज के लिए, जब किधर से भी हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लीडर हो, लीडर वो होता है जो तूफान में से कश्ती को निकाल के लेके जाए। तो ये नाव हमारी तूफान जो में फंस गई है, मैं उस उम्मीद के साथ यहाँ पर आया हूँ आज आपके सामने, अदरवाइज मैं आता नहीं सर, क्योंकि हमारे साथ ही बहुत परेशानी हो रही है। इस उम्मीद से आया हूँ कि आप लोग लीडर हो और इस किश्ती को तूफान से निकाल के ठीक तरीके से ले जाओगे कि इसके जितने भी जो लोग इसमें बैठे हुए वो इज्जत के साथ, समझदारी से अपनी मंजिल पे बाहर आ जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के जो मुख्य हमारे हेड हैं भाई उमेश सिंह गौतम से कहूंगा वो भी अपनी बात को रखें। सम्मानित साथियों, आप सबका स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया मानती है और हमारे लिए तो जो आज हम यहाँ बैठे हैं उनके द्वारा बताए हुए तमाम निदान वो बता चुके हैं। क्योंकि पहली बात है, हम बिना एकता के किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये पहला सूत्र है। समस्या कितनी दुनिया की बड़ी क्यों ना सही, अगर हम एकता के साथ चलेंगे, एक होकर के चलेंगे तो हमें जीत मिलेगी। बांटने वाले लोग हजारों साल से बांट करके ही तो वो लोग अपनी स्थिति को मजबूत करते आ रहे हैं। हम और आप तमाम लोग पूरे भारत के गांव-गांव से चल के आए यहाँ पर
हम कोई दिल्ली में कोई हमने दिल्ली नहीं बसाई, बल्कि हम लोग गांव से निकल करके जब जाके दिल्ली बसाई है। हमने देखा इन 75 सालों के अंदर में हमारे हर गांव के अंदर में एक आदमी ब्राह्मण रहता है, एक आदमी सवर्ण रहता है, और हम शेड्यूल कास्ट के लोग जो विभिन्न जातियों के हैं वो अकेला सरपंच बन जाता है में बांट करके। ऐसा हर गांव में हमने देखा है, कम से कम मैंने जा करके पूरे देश में ऐसा देखा है। और वो व्यक्ति अकेला वहाँ का मुखिया बनता है। ठीक वही बात हमारे साथ ऑफिस में होता है, वही हमारे साथ जुडिशरी में हो रहा है। मतलब जो गांव में हमने देखा वो पूरे भारत में आज हमें देखने को मिल रहा है। ये तमाम चीजें, मेरा तो आपसे निवेदन है साथियों, मेरा करीबन 50 साल का अनुभव है समाज में काम करने का, और ऐसा संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, जो तमाम अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक सबको एक होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे तब जा करके जीत सकते हैं हम। क्योंकि हमारे पास ना ही तो अर्थव्यवस्था की संपन्नता है, ना ही हमारे पास में तमाम भारत के अंदर में जो की पोस्ट है, जो व्यवस्थाओं पर बैठे हुए प्रमुख लोग हैं, वो हमारे पास नहीं है। हम तो आज भी गुलामों के भी गुलाम हैं, और गुलामों के गुलाम रह करके भी इनके बांटने के कारण से अगर हम बट गए, इनके बांटने के कारण से, कौन है जुडिशरी में बैठे लोग जो बांट रहे हैं हमें, कौन है सरकार में बैठे लोग जो बांट रहे हैं हमें, आप जानते हैं भली बात, हम भी जानते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, हम एक दूसरे के पूरक बन करके ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे बीच में बंदर बांट तो कर सकता है, परंतु खुद ही खाएगा भी और खुद हमें मारने का काम कर रहा है। जो इन तमाम डिसीजनों को एक गमार से गमार आदमी समझ सकता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। इसे गमार से गमार आदमी, ऐसी चीज से ऐसी आदमी समझ सकता है कि पूरे भारत में हमें बांटा जा रहा है, हमें कमजोर करने के लिए बांटा जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम 4 भाई हैं, एक पढ़ा लिखा हमारे बीच में साथी है जो हमें गाइड कर रहा है, उसको हम अलग कर देते हैं, उसे मार के पीट के अलग कर देते हैं किसी का अपने घर में से। हम जो 3 भाई हैं जो पढ़े नहीं है या हमारे पास संपन्नता नहीं है, हमें वो जो दुश्मन है जो हमारे भाई को अलग करवा रहा है, वो हम तीनों को मारेगा और मारता आ रहा है। ये व्यवहारिक बातें हैं। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है आम तमाम साथियों से, जो साथी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे ही भाइयों के बीच में कहीं छोटी मोटी बात ऐसी है जिन्हें हमें घरों में जा करके एकता लानी चाहिए थी, हमें भाई बन करके उनके बीच में जा करके भाईयत का दिखाना चाहिए था सर, परंतु हम नहीं दिखा सके, आज तक नहीं दिखा सके। तो कम से कम कल से हम ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा मेरा मानना साथियों। हमने ये देखा समझा है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि तमाम साथी एक माँ की औलाद, एक बाप की औलाद बन के काम करें हम। देखिए, जहाँ चक्का जाम की बात है, जहाँ बंद की बात है, अरे हजारों साल से हमारे तमाम पुरखे जंग लड़ते आ रहे हैं। उस जंग का रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट ये रहा है कि हम लोग आज भी किसी भी रूप में सही उनके ही गुलाम लोग हैं, चाहे हम ऑफिसर्स के रूप में, चाहे जजेस के रूप में। आप देखिए ना, एक गवई नाम के जज ने उनके बीच में बैठ करके उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक रोल अदा किया है। सबको मालूम है, हमें ही मालूम है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों, हम जब यहाँ बैठे हैं, आप तमाम साथी बुद्धिजीवी हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम इस तरीका का माहौल पैदा करें कि कहीं भी किसी तरीका का विरोध भी होता है तो हम मिलजुल के करें। और किसी प्रकार से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे दूसरे भाई को जोड़ते, तो हम उनसे मिले, गले भी मिले, और ये जो कह रहे रोटी बेटी की बात, हम हर तरीका से एक दूसरे के साथ लगे, चले, बढ़े, तभी हमारा निदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमें नेतृत्व है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देखिए हम सब सोशल मीडिया पर सब एक्टिव रहते हैं, और ये हकीकत है कि आज वाल्मीकि समाज जो समझ रहा है वो सिर्फ एक जाति को टारगेट कर रहा है, जाटों को वो अपना दुश्मन समझने लगा जब से ये आदेश आया। और इसमें गलती, ये तो मासूम है ही, इसके हाथ में लॉलीपॉप दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस लॉलीपॉप को छीनने की बजाय अगर हम उसका समर्थन करते और उसको समझाते तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती कि जिंदगी तुझसे समझौता क्यों किया जाए, है शौक मुझे जीने का, मगर इतना भी नहीं कि रोज मर मर के जिया जाए। और जब तू उलझी गई है इस तरह जिंदगी, तो क्यों ना चाशनी में डुबो के जलेबी की तरह मजे लिया जाए। तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम सबसे बड़ा काम जो सुप्रीम कोर्ट चाहती, जो ये राजनीतिक पार्टियां चाहती थी, और आज इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस वर्गीकरण का। और ये लोग, ये तो भोले भाले हैं, लेकिन हमारे जो समझदार और पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी
जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, जो इनको साथ लेकर चलते थे, इनका कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज सबसे बड़ा विरोध जो है वहीं से हो रहा है। और सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे बड़ा माध्यम है। मैं साफ स्पष्टता का शिकार हूँ, इसलिए साफ कहता हूँ कि आज वाल्मीकि समाज अगर दुश्मन समझ रहा है, जिसे वो अपना भाई समझता था, जिसे अपना बंधु समझता था, जिसे अपना साथी समझता था, आज सबसे बड़ा दुश्मन उसी को समझ रहा है। और यह पहल इधर से की गई है, ना कि वाल्मीकि समाज की तरफ से। अगर ये लोग अगर इसी बात को कहते हैं हम आंदोलन करें, तो इसके ऊपर करें कि वाल्मीकि समाज को आपने आरक्षण तो दिया, लेकिन इसको आरक्षण से फायदा क्या हुआ? कितनी नौकरियां भर दी, कितने पद भर दिया, कितने इनको जो है आपने साथ दिया। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, क्या विरोध किया जा रहा है वर्गीकरण का। अरे इनको समझाने का दूसरा तरीका भी है, खाली विरोध करने का तरीका नहीं है। इनको अगर स्पष्टता से और ढंग से समझाया जाए तो शायद ये बात बन सकती है। अन्यथा इस राजनीतिक पार्टी ने फाड़ डालने का, इनको बिछाड़ने का, इनके अंदर विरोध प्रदर्शन करने का पूरा मुकाम इन्होंने दे दिया है ये वर्गीकरण कर। और वो कामयाब भी होती नजर आ रही है राजनीतिक पार्टी। क्यों? क्योंकि हम ये छोटी छोटी सभाएं कर या छोटी छोटी बंद कमरों में मीटिंगें कर इसका हम जो भी निवारण है वो नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें बहुत मजबूती से पूरे समाज को, पूरे परिवार को एकत्रित करना होगा। क्योंकि आज SC ST OBC की बात नहीं है, सिर्फ वाल्मीकि और चमार को सामने खड़ा कर दिया है। और ये बहुत बड़ी राजनीति है और इसका शिकार ये दोनों ही कौम होके रहेगी। आप देख लेना, आप कुछ बुद्धिजीवी इसके लिए आप पहल कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन ये स्पष्टता है कि आज आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो 10 में से 4 पोस्टें वो होंगी जिसमें ये एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हो। और उल्टा सीधा मजदूर वर्ग का नहीं बोल रहा, पढ़े लिखे बोल रहे हैं, राजनीतिक आदमी बोल रहे हैं, जो सामाजिक अपने आप को सामाजिक कहते हैं, वो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, खुलेआम बहस कर रहे हैं। उसको 10 आदमी और पढ़ते हैं, 10 से 20 पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, 100 पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपस में इनमें आक्रोश पैदा हो रहा है। तो मेरा सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी, सभी सामाजिक आदमी बैठे हुए, सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इनको जो वर्गीकरण दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना, चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इन लोगों का सहयोग कर हम पूछे इस राजनीतिक पार्टी से कि भाई आप इनको क्या दे रहे हैं और क्या देने का मंशा है। इस बात के लिए आप सामने खड़े हो ताकि ये लोग समझें कि आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। और फिर ये कहें कि जिस वर्गीकरण का हमें फायदा ही नहीं तो हमें वो वर्गीकरण लेना नहीं है, ताकि ये भी इस वर्गीकरण का विरोध करें। लेकिन इससे पहले आपको समझाना होगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। आज हम शाम को इस समय यहाँ बैठे, सूचना बहुत दूर तक पहुंच पाए, पूरे देश में पहुंच पाए, संभावना कम पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी नहीं कह सकते। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब तक फाइनल डिसीजन ना हो, कोई साथी ना तो ये कहे कि बंद का हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई साथी ये कहे कि हम बंद का खंडन कर रहे हैं। दोनों ही तरफ हम ही कटेंगे, चाहे इधर कटे या उधर कटे। बहुत सोच समझ के, परिस्थिति बहुत विकट है और इसलिए मैं बता रहा हूं कि दुश्मन जिस तरह से एक्टिव है इस बार, वो अब से पहले कभी नहीं देखा। हम ही को तबाह करने की सारी साजिश है। बहुत सोच समझ के बोले, मेरा इतना सा नहीं पता। जब आप बैठे हो तब बैठे हो, ये सुनो भाई जी, वो सुनो ना, जब बैठे हो आप बैठे हो, इसलिए जागरूक हो जाओ। जो संविधान के विषय में जो अभी निर्णय आया है उसका न्यायालय का, आज के टाइम में उसका विरोध और समर्थन करना ठीक नहीं है। हमें पार्टी का काम है, अभी हमें तटस्थ रहना चाहिए। मेरा यही सुझाव है। खासतौर से मैं हरनाम सिंह जी का, गोदावीर जी का धन्यवाद करूंगा कि 4 दिन पहले जो मीटिंग करी थी उन्होंने, उसमें भी उन्होंने यही प्रश्न किया था कि हम सब लोग इकट्ठा रहें। उसके लिए आपको साधुवाद। जय हिंद। जो रिजर्वेशन का आधार है वो इकोनॉमिक नहीं था। 1947 में जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से अनटचेबिलिटी, इसलिए इसके वजह फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीजन नहीं। तो क्रीमी लेयर के नाम पे जो अपने को बांटने की कोशिश की जा रही है, और मैं सब सेंटीमेंट सुन भी चुका हूँ। और जैसा मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन के वक्त कहा, पिछले 10-15 दिनों में मैंने डाइवर्जेंट व्यूज सुने। डाइवर्जेंट का मतलब वही जो आपस में लड़वाने वाले, और मैंने दोनों पक्ष सुने। और क्योंकि मेरे पास ऑफिस में भी लोग आए, भाई को पहचानता हूँ, जानता हूँ, तो इस पर आवश्यकता जैसी है कि भारत बंद पे अपना क्या स्टैंडर्ड आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन परम आवश्यकता इस बात की है
अटमोस्ट अर्जेंसी इस बात की है कि हम एकता दिखाए रखें ताकि किसी प्रकार से जो अपने को डिवाइड करने की कोशिश है वो किसी प्रकार से सफल नहीं। धन्यवाद। साथियों, गंभीर विषय है और यहाँ मुझे लगता है कि चर्चा अभी तो जजमेंट क्या आया क्या नहीं आया ये हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठकर बाद में कर सकते हैं और करनी चाहिए, लेकिन अभी जो समय कम है, कल का जो बंद है, सबसे पहले तो यहाँ बात आ रही कि बंद किसने किया यही पता नहीं है। और जब हमें यही नहीं पता तो हम ऐसे व्यक्ति के पीछे जा क्यों रहे हैं भाई? सारे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग हैं। अब यही लगता है या तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं और दूसरी तरफ हम उसका समर्थन कर रहे हैं, तो हमें ऐसे समर्थन आप जैसे बुद्धिजीवियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर नटखट बालक गलती करता है और उसकी गलती से पूरा समाज जलता है तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बच्चे का साथ नहीं देना चाहिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यहाँ से बैठकर ये आज एक मैसेज दे, या जो भी करा, जिसने भी कॉल करा है, या तो उसका खंडन करिए कि हमें नहीं मालूम है और हम उसका समर्थन नहीं करना चाहते, उस पर चर्चा करिए, या फिर ये बात करिए कि हाँ वो कॉल हुआ है और हमें जानकारी और हम उनका समर्थन करते हैं, और हमसे क्या समर्थन चाहते हो हमें कन्वेंस करिए, हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। कल भारत बंद का कॉल किया गया है और चर्चा ये हो रही है कि किसने कॉल किया है किसने नहीं किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 2 अप्रैल 1918 को एट्रोसिटी के लिए 2 अप्रैल 1918 को 2018 को जो एट्रोसिटी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें भी कॉल हुआ था, उसमें भी किसी को पता नहीं था किसने किसको कॉल दिया है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जजमेंट किसने पढ़ा है और कितना एनालिसिस किया है, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। कल का जो बंद है उसका निर्णय जो आप लोग लेंगे, किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से हमारे समाज में जो वैमनस्यता फैली है इस जजमेंट के बाद में, उस वैमनस्यता को कैसे हम सामंजस्य से आपस में बैठा पाएँ, पुनः इस बारे में चर्चा यहाँ की जा रही है। तो मैं 1 अगस्त का जो जजमेंट है वो 7 जजेस की बेंच का है, यानी कि मेजॉरिटी के आधार पे सिर्फ हमारे आदरणीय एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं। जस्टिस एम बेला त्रिवेदी का जजमेंट जो 68 पेज का जजमेंट है, अगर उस जजमेंट को पढ़ करके हम अपने समाज को संदेश दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जजेस ने जो जजमेंट दिया है वो मैं जितनी मुझे जानकारी है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उसमें उन्होंने जो जजमेंट दिया लास्ट में, आप कहो तो मैं वो पैरा पढ़ के सुना दूं। पढ़ लो और पढ़ो ना, फेक जजमेंट क्यों पढ़ रहे हो? जजमेंट उसके बारे में सर रमेश जी ऐसा नहीं, ऐसे करो आप नहीं, अभी दोबारा आपको बोल देना। डिसेंडिंग जजमेंट को पढ़ रहे हो? अरे भाई साहब यार 1 मिनट प्लीज, जो जजमेंट जो दिया है, जो जजमेंट मत पढ़ यार, छोड़ देना, जो लास्ट में 2 पॉइंट जजमेंट के दिए वो मैं पढ़ो, ठीक है ना। इसमें देखिए, I have had the privilege of reading the detailed opinion Honorable Dr. Justice G.Y. Chandrachud, Justice इसमें सर जो जजमेंट दिया है इन्होंने कास्ट में वर्गीकरण करने के लिए दिया है, ठीक है ना। पहला जो पैरा है, और दूसरे पैरे में कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर भी लागू किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जब पोस्ट मैस्ट रोस्टर लागू हुआ था तो उस समय जो एससी की वैकेंसी बनती थी वो रोस्टर के हिसाब से वो 4थी वैकेंसी बनती थी, और एसटी की बनती थी वो 7वीं वैकेंसी बनती थी। जब ईडब्ल्यूएस का जजमेंट आया, ईडब्ल्यूएस के जजमेंट आने के बाद में एससी की वैकेंसी बनी 7वीं और एसटी की बनी 14वीं वैकेंसी जाके, और 4थी बन गई ओबीसी की वैकेंसी। अब सपोज मान लो ये जजमेंट वर्गीकरण होने के बाद में इस 15% को डिवाइड करते हैं, 50% भी अगर डिवाइड कर ले तो जो एससी की वैकेंसी बनेगी वो बनेगी 17वीं जाकर के, और एसटी की बनेगी 22वीं जाकर के। यानी कि कोई ये समझ रहा हो कि एक पर्टिकुलर जाति को फायदा हो गया है, पर्टिकुलर जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूँ इस जजमेंट से किसी भी जाति को, सब कास्ट को कोई फायदा नहीं होने वाला।
इस जजमेंट, ये जो जजमेंट है पूरे समाज के खिलाफ है। सारे जितनी भी हमारी जो भाई बंद हैं, जो भी हमारे आपस की जितने भी जो लोग हैं हम, उसमें इसमें किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, अगर इसको कैटेगराइजेशन कोटे में सब कोटा दिया जाए तो। अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे अंदर जो बेमनस्ता फैली है, ये जजमेंट का रीजन ही यही है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमको बांटने का काम कर रही हैं। जो हमारे आंदोलन, पहले हम सब भाई मिलकर के, सारा परिवार मिलकर के जो आंदोलन खड़ा करते थे, जिसको दलित आंदोलन बोलते थे, उस आंदोलन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं हमारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय चौधरी साहब का और सभी लोगों का कि आपने समाज को पुनः जोड़ने के लिए यहाँ जो एकत्रित हुए हैं। मैं भी आपका सपोर्ट करता हूँ कि जो कल का जो बंद का आह्वान हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना ना हो हमारे समाज के अंदर, कोई ऐसा बिखराव, क्योंकि धीरे धीरे जो जहर फैलता चला जा रहा है। जैसे कि हमारे एक भाई ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे हमें गालियां दी जा रही हैं, तो ये इस बात का खंडन करना चाहिए। इस बात को हम लोगों को खंडन करना चाहिए। हमारे जो साथी हैं उनको इस जजमेंट का क्या हमारे ऊपर असर पड़ेगा उसको समझाना चाहिए। और कल का समय निकलने के बाद में गोष्ठियों के द्वारा हम आपस में बैठ करके इस जजमेंट को एनालाइज करके एडवोकेट जो हमारे सीनियर एडवोकेट हों वो समझाएं कि इसका असर हमारे समाज पर, पूरे समाज पर क्या पड़ेगा। मैं मतलब कल के बंद के लिए न तो मैं ये कहना चाह रहा कि उसका सपोर्ट करो, न मैं ये कहना चाह रहा कि उसको विड्रॉ करो, क्योंकि हमारे पास इतना अब समय ही नहीं है, समय बहुत कम रह गया है। और जो भी जहाँ पर हाउस बैठा हुआ है, जो डिसीजन होगा वो मान्य करेंगे। ये जो वर्डिक्ट जो आया नाम है, बताओ अपना, कहाँ पढ़ो? मेरा नाम डॉक्टर सुमन थोड़ा सा ऐसे करो। ये जो वर्डिक्ट आया है, कितने लोगों ने वो ईमानदारी से पढ़ा है? केवल हम सुनी सुनाई बातों पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो पीएचडी का टॉपिक है वो है विमेन एम्पावरमेंट एनालिटिकल स्टडीज ऑफ मायावती, यानी कि मायावती के ऊपर मेरी पीएचडी है। मैं यूपी के अंदर गई फील्ड वर्क के लिए, हरियाणा भी गई, मैं दिल्ली में गई। सभी लोगों का पहला प्रश्न ये होता था कि बहन जी क्या आप जाटव जाति से हैं, क्या चमार हैं आप? इट मीन्स कि मायावती के ऊपर केवल किसकी मोनोपोली है? केवल और केवल जाटव समाज की है। प्लीज केवल मेरा बस यही कहना है कि मोनोपोली जो है ना वो हम उनका आदर्श मानते हैं। तभी मैंने, क्योंकि काफी स्टडी करी, मैंने देखा कि भाई हर एक जो विमेन का नाम है वो विमेन एम्पावरमेंट के तौर पे है। मायावती जो कि इतना संघर्ष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को टक्कर देकर के मुख्यमंत्री बनी है, उनका व्यक्तित्व कोई कम नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। मेरी पीएचडी का विषय जो है यही रहा, पर सबका मानना ये था कि क्या बहन जी आप जाटव है? मैंने कहा नहीं, मैं वाल्मीकि जाति से संबंध रखती हूँ। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था। तो ये जो है ना, ये जो हम यहाँ पर भाईचारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। आप मुझे बताइए ना कि कितने एग्जाम्पल है हमारे सामने जो बेटी और रोटी का जो हम संबंध की बात करते हैं, हमारे पीछे से कह दिया जाएगा बेचारे हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं कि हम थोड़े से कमजोर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे ना, तो उस समय भी क्या है, महिलाओं की स्थिति पर बात हो रही थी। लोग ना चाहते भी नहीं थे कि हिंदू कोड बिल आए। उसमें केवल मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी वर्गों की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या इक्वालिटी की बात थी कि महिलाएं इक्वल हो जाएंगी हिंदू कोड बिल के बाद। उसका सब लोगों ने चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उसका स्वागत किया। तो यही बात यहाँ पर आ रही है, हमें अपने अंदर मन पे ईमानदारी से सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये केवल दिखावा नहीं होना चाहिए कि बेटी रोटी का संबंध होना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ जो है ना इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। अगर अभी भी हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो यहाँ बैठने का कुछ भी फायदा नहीं है। बस यही कहना था। धन्यवाद। कि अभी सिर्फ एक जजमेंट आई है उस केस की जो 20 साल से केस चल रहा है। किसी ने उस पर रोक लगाई, कोर्ट ने आकर के उसका कवर ओपन किया है, ना कि किसी सरकार ने दे दिया है, ना कि लोग गए हैं उनकी सरकारों के पास मांगने के लिए। और जो हमारे बड़े भाई हैं जो ट्रेन में पहले बैठ गए, जो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, जो पीछे रह गए, जब ट्रेन फुल हो गई, हक सबका है उसमें बैठने का, अधिकार सबका है उसमें बैठने का। जब बड़े भाई उसमें पहले बैठ गए क्योंकि वो पहले स्टैंड पे खड़े थे, ज़्यादा जागरूक थे। अभी 20 साल के बाद में एक जजमेंट आई है, उनको थोड़ी आस उम्मीद लगी थी। जो पिछड़े हैं, जो महादलित हैं, जिनको लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सुअर पालते हैं, ये तो कावड़ ले जाते हैं, तो आरएसएस में जाते हैं, तो तमीज़ नहीं है, तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो सीटें नहीं भर पाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहने की जगह क्या बड़े भाई कभी ने ये कहा है कि हमने इन छोटे भाइयों के लिए ये किया है? ये उदाहरण है
हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं, हम आपको विकसित चाहते हैं, हम अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, हम बराबर के तुम्हें हक देना चाहते हैं, हमें बताएं ताकि हम भी अपने भाइयों के साथ में, बड़े भाइयों के साथ में लगे, बड़े एक साथ में एकजुट बनकर चलें। मजबूती आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर इस तरह की बात, बराबर की बात होती है, हमें साथ लेकर चलने की बात होती है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपकी मजबूती 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना होगी। सरकारें आपकी जाती नहीं, सरकारें और भी चलती। हमने हमेशा साथ दिया है, हमेशा अपना खून पसीना बहाया है। मेरे दादाजी ने, मिश्री लाल जी ने काशी राम जी के साथ में खूब किताबें ढोई हैं। उसका हमें क्या आउटपुट मिला, क्या नहीं मिला, ये समाज पूछना भी चाह रहा है। एक सवाल है, सिर्फ एक मिलने की बात हुई है। और भारत बंद का ऐलान कोई आ रहा है, 1 मिनट के लिए, सेकंड के लिए आ रहा, कल की कॉल को मैं सक्सेसफुल बनाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ एक आसुम्बित, अरे हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, समझाने की बात करी हम तो क्या वहाँ पर जो भारत बंद का ऐलान, मतलब एक उम्मीद जागी मिलने की, और आप बड़े भाई कह रहे हैं कि हम भारत बंद कर देंगे। समझाने की बात होती कि इसको इस तरीके से करेंगे, इसमें तुम्हें ये फायदा हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े। धन्यवाद। भैया जी एक सेकंड पैदा हुई है, इसका सर मारना। ठीक, आप नीचे बैठिए, आप नीचे बैठिए। हेलो, ये पत्रकार नीचे बैठिए। तो अब कुछ बातें आ रही हैं धीरे धीरे। कल बालक राम बौद्ध हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, बालक राम जी। कल 25 मीडिया के लोगों को बुला करके इस विषय पर समाज की तरफ से एक पक्ष रखा गया था कि जो भारत बंद का ऐलान जिस किसी ने भी किया है, जैसा अभी बताया गया कि जब 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद हुआ, आज तक सरकार को ये नहीं पता लगा कि किसने किया। और ये जो भारत बंद है, ये भी अपने आप में एक मतलब हमने 9 तारीख को हरनाम सिंह जी और हमारे वाल्मीकि समाज के बहुत सारे हमारे साथी मंच पर विराजमान थे, मैं नाम नहीं जानता हरनाम सिंह जी के अलावा। क्या 9 तारीख को भारत बंद की कोई बात हुई क्या? नहीं। कोई कहीं किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने भारत बंद के बारे में एक शब्द भी बोला? नहीं। ये जो लोग बैठे हैं ये बहुत जिम्मेदार लोग, इनकी पीड़ा राजनीति करना नहीं है, इनकी पीड़ा है समाज की एकता एकजुटता को मेंटेन करना। इसीलिए इस छोटे से हॉल में अगर 50 आदमी की जगह 150 आदमी घुसे हुए हैं, ये पीड़ा परेशानी है। बात समझ बात पहले समझ लीजिएगा। मिला किसी को कुछ नहीं है, मिले किसी को कुछ नहीं, जो सच है। ये जो बीच की खाई है, ये जो कुछ था उसे और बर्बाद कर देगी। हमारा आज का चिंतन मंथन इतनी सी बात पर टिका हुआ है कि भाई ये समस्या का सर्वमान्य हल निकले और हमारी समाज की यूनिटी जैसे पहले बनी थी वैसे बनी रहे। हाँ, मेरी बात समझे, मेरा ही निवेदन है। कन्हैया जी 2 शब्द बोलिए। मेरा नाम कन्हैया सिंह है, PSS मुकाम होता हूँ। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ और यहाँ पर सभी समाज के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस ये है, मैं तो उसको मान के जाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 1, 2, 3 कई लोगों ने बात उठाई कि भारत बंद की कॉल दी किसने। इससे पहले अगर हम जाएँ 2 अप्रैल 18 में, तब का आज तक किसी ने पता नहीं लगा कि किसने कॉल दी थी। अभी चौधरी साहब कह रहे थे 9 अगस्त को जो भी प्रोग्राम हुआ जंतर मंतर पे, उसकी कॉल किसने दी उसका ही पता नहीं। इसकी और भी काफी सारे लोग हैं। अभी ये इसकी कॉल के हमने ये कहा कि 9 अगस्त को की बात कह रहा हूँ। अभी मेरी इस बारे में कई लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई, मेरी कल दिल्ली से बात हुई, आज भी हुई, और भी कई लोगों के। अब हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि ये इतना रूप धारण कर चुका है कि अगर ये हाउस यहाँ से उसमें शामिल होने का अपना प्रोग्राम ना भी रखे तो भी मेरे ख्याल से वो खत्म नहीं होने वाला होगा ही। तो मेरा निवेदन ये है कि एक तो इस पर कोई सोच समझ के डिसीजन ले, और एक रिक्वेस्ट और है, अपने अपने पार्टी, कई लोग अपने किसी पार्टी से जुड़े हैं, उससे अलग हट करके समाज के प्रति क्या भला है उसको देखें, और कम से कम अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो उस पर ऐसे मैसेज अपलोड ना करें कि हम इसका खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, बिल्कुल ना करें। मैंने कई लोगों के देखे, यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं है, वो दे रहे हैं किसी सिरफिरे ने कॉल दे दी, भाई कॉल दे दी। अब आज की तारीख में BSP को मैं देख रहा हूँ, उसने सपोर्ट किया है, आजाद समाज पार्टी ने सपोर्ट किया है, इवन करनी सेना ने सपोर्ट किया है, 15-20 संगठन है जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक चीज ये भी होती है कि आप सपोर्ट ना करके कल को ये भी ना रहे कि हम भी रहते तो अच्छा रहता। इस पर भी विचार कर ले, मंथन कर ले। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी अपना निजी राय है, मैं किसी के को मतलब ये नहीं कि उनको वो दे रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ
कि जैसे हमारे चमार और जाटव लोग जो ना, जो पुश्तैनी धंधे होते थे उससे निकल करके बाहर आए, चमड़े का काम करते थे, मरे हुए पशुओं को डालते थे, खाल निकालते थे, उसको निकल के पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं वाल्मीकि समाज के, वो भी और हम भी अपने समाज में समझाओ, इसको काम धंधे को छोड़ो, 3 दिन में घुटनों पे आ जाएंगे। अगर आप इनकी गंदगी उठानी बंद कर दोगे ना, 3 दिन में ये सरकार घुटनों पे आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उन लोगों को भी मुख्य धारा में, अरे बहुत काम है, मजदूरी कर लो, 500 रुपए मिलते हैं आज की तारीख में, जरूरी है वही काम करना, काम को छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर मान लीजिए ये ऐसा हो गया, सरकार कामयाब हो गई बांटने में, क्रीमी ले लगा दिया, कुछ लगा दिया, 100 वैकेंसी आएंगी, उनमें से 15 शुल्कास की हो गई, आपको देख लेना मिलेंगे नहीं, NFS करके आउट कर देंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो समाज का ही होगा ना। तो इस बात पर भी गौर करें, ये लोग हमको बांटने की साजिश कर रहे हैं और कहीं हद तक इसमें सफल भी होते हैं। चलो खन्ना बोले भैया बैठ जाओ, भैया सुनो, उपस्थित में अच्छा है, बहुत ही शिक्षित, संबोधित मत करो, डायरेक्ट बोलो। और जिस प्रकार से आज जो पहल चौधरी साहब ने, हरनाम भाई ने की, सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जब जागो जब ही सवेरा। बाबा साहब ने कभी भी किसी को बांटने का संविधान के अंदर नहीं लिखा दलितों के लिए। दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य है आज हमारा कि आज जिस जाति को पूरे हिंदुस्तान के अंदर चूड़ा और चमार कह करके जो लोग गाली देते हैं, आज वो लोग हंस रहे हैं कि ये आमने सामने कितना बड़ी होगा कि आमने सामने आकर के लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जहां पर बैठे हैं, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि यहां से कोई ना कोई एक मैसेज कल के लिए हम जरूर यहां से मैसेज छोड़ें, कि ताकि जो कल भारत बंद की जो कॉल हुई है, जैसे कि यहाँ सभी कह रहे हैं, ये सच्चाई है। जो यहाँ लोग बैठे हैं वो समाज के कहीं ना कहीं सच्चे हितैषी हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से सालों साल जिस प्रकार से हमारा प्यार, हमारा प्रेम जो बना रहा है, ये प्यार प्रेम ऐसे ही अटूट हमारा रहे, ये संबंध ऐसे ही हमारे बने रहे। दोस्तों, जो है, अगर आज हम जिस प्रकार से गांव और देहातों के अंदर हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, अगर वहां अगर ये दोनों कम्युनिटियां अगर इकट्ठे होकर के, जहां पे अगर किसी हमारी रविदासी बहन के साथ, कहीं वाल्मीकि बहन के साथ अगर बलात्कार होता है, अगर वहां दोनों आकर करके लड़े, तो अच्छा लगता है। हम जप्पी से जप्पी, कोली से कोली भर करके उन बहनों के न्याय, उन भाइयों के हकों के लिए लड़े। लेकिन दोस्तों, लड़ किसके पीछे रहे? उस आरक्षण के पीछे। जैसे कि अभी कहा लोगों ने भी, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की बू हमें भी आ रही है, कि जो हमें आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया सरकारों ने। दोस्तों, हमें राजनीति का भी शिकार नहीं होना है, क्योंकि हमारे बीच में बड़े बड़े वकील बैठे हैं, राजनीतिक भी यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से कल के लिए एक अच्छा मैसेज हमने देना है, हमने बना करके चलना है, ना कि हमने बिछड़ करके चलना है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा अटूट, हमारा प्यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे कि ये प्यार हमेशा बना रहेगा। अभी मेरे साथी ने भी कहा था कि हमें रोटी और बेटी का काम करना चाहिए। ये बात तो बाबू जगजीवन राम जी ने भी कही थी, लेकिन मेरे को अफसोस है दोस्तों कि अगर 100 में से अगर कोई 5%, अगर कोई 10% कर रहा है, तो क्या समाज का सुधार हो गया? दोस्तों, ये तो निर्णय हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन राजनीति के अंदर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमें एक दूसरे को हाथ से हाथ पकड़ करके एक दूसरे को बढ़ाने का काम भी करना चाहिए। खाली ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अगर कोटा अगर मिला इसी सीट के ऊपर, तो केवल और केवल हमें ही मिले, दूसरे समाज को ना मिले। बढ़े तो केवल हम बढ़े, दूसरा जो दलित आता वो ना बढ़े। लेकिन अगर हम एक दूसरे को बढ़ाने की बात करेंगे, तो यह दलित समाज बढ़ेगा। दोस्तों, अगर केवल हम पर्सनल अपने की बात करेंगे, तो मेरा मानना है कि ये बैठना, हमारा बैठते कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, धन्यवाद। जय भीम। साथियों, हम सभी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। बाबा साहब ने किसी को बांटा नहीं, सबको SC और ST में ही रखा। आज हम अगर बिखर रहे हैं 2 मुद्दे पे, तो ये जो है, मुझे लगता है कि हम पक्के अम्बेडकरवादी नहीं है कोई भी। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, दोनों ही की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि बाबा साहब ने कॉल दिया था कि भाई आप जो काम करते हैं गंदे हैं, जिसको छोटा समझा जाता है उसे छोड़ दो। जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने अम्बेडकर को दिल से माना, वो आगे बढ़ गए, और जिन्होंने बाद में माना और उन्होंने नहीं छोड़ा अपना काम धंधा, वो पीछे रह गए। ये हकीकत है। तो इसलिए इन दोनों बातों पर भी गौर करना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सिर्फ जो है इन 2 मुद्दे से नहीं कि कल बंद और फिर वो बंद, या हमारा जो है वर्गीकरण हो, लेयर बने और जो है आर्थिक या उसको जो है बांटा जाए, ऐसे नहीं है। हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, उसमें सुधार करें हम।
और हम अपना सुधार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एकता भी जो है आपस में सुधार करके ही बनेगी। हम बटें नहीं, इस सिचुएशन जो बन गई है, जो ये वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसको हम डिफ्यूज करें किसी भी कोस्ट पर। ठीक है बालक जी, अगर हम सही मायने माने तो बाबा साहब की 2 संतानें बैठी हुई, एक SC एक ST, 2 संतानें हैं बाबा साहब की, और दुश्मन ने बाबा साहब की दोनों संतानों की छाती पे तीर चलाया। ये कोई आदेश नहीं, तीर चलाया दुश्मन ने, इसको हमें समझना चाहिए। अगर हम सब संतानें उनकी ईमानदारी से काम करें तो आज कुछ निर्णय लें। मेरे 2 सुझाव हैं। हम आज ये निर्णय लें कि कल ये तो बंद की बात कर रहे हैं, कल से ही हम सफाई का काम बंद करेंगे। सफाई कर्मचारियों को भूखा नहीं मरने देंगे, जितना ज्यादा होगा हम नहीं देंगे। सर एक दूसरा, ये आरक्षण दें न दें, वर्गीकरण करें न करें, हम अपनी हिस्सेदारी मांग करेंगे। दोनों संतानें हमारी इस बात पर जोर देगा, उसको कोई ना कोई फैसला लेके छोड़। जय भीम, जय भारत। रणधीर कागड़ जी, वाल्मीकि जय भीम। जय वाल्मीकि। आदरणीय मेरे सभी सम्मानित सदस्यगण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संतान लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी हुई है। बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बढ़ो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन अब आपस में एक सरकार ने, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला, उसी को लेकर मैदान में लड़ रहे हैं। अगर किसी ने भी भारत बंद का आदेश करा था, तो माननीय हमारी प्रोफेसर रितु को एक प्रिंसिपल के द्वारा प्रताड़ित किया गया था और धरने पे बैठी। जब भारत बंद करने के लिए ये संगठन यहाँ निकल के, जब भी भारत बंद करना चाहिए तो हजारों बेटियों के साथ, हजारों दलितों के साथ छीना झपटी, बलात्कार, चोरी डकैती हो रही है। जब ये भारत बंद नहीं किया गया, आज किसी एक छोटे समाज के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निकाल दिया, तो उसके लिए भारत बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इस परिवार को, बाबा साहब अम्बेडकर के इस परिवार को, जितना भी SC/ST परिवार हो, इकट्ठा रहना है। और जो 400 पार का नारा लगा रही थी सरकार, अगर किसी ने रोका तो इसी बाबा साहब अम्बेडकर की संतान ने उसको रोका 400 पार से। तो आदरणीय साथियों, मेरा भी यही विचार है कि एक बहुत समय भी हमारे पास एक ये जो हमारे सम्मानित चौधरी साहब हरनाम जी और अन्य साथी यहाँ बैठे हुए हैं, भानु प्रताप जी वरिष्ठ वकील जी बैठे, बेनीवाल जी बैठे, गिल साहब बैठे हैं, सारे कॉल करें और शॉर्ट कॉल करके एक मैसेज दे जी कि कल कोई भारत नहीं है, हम सब एक है, एक रहेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। चौधरी साहब, हरनाम सिंह जी, भानु प्रताप जी इत्यादि सबको, जो सम्मानित साथी है, सबको मेरा भूमिका में ना जाके सबकी सुनिए मैंने। जब इस वर्गीकरण से हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है तो भाई चिंता क्यों कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। और इस आग में वाल्मीकि वर्सेस चमार नहीं है। वाल्मीकि नहीं, रुको सुनो भाई, मैं इंदरपुरी में रहता था, मैंने बहन जी को बहन जी कर हुए देखा और हमने बहन जी को बहन जी बनाया है। 40 साल रह के आया हूँ मैं, और बाबा साहब को और काशीराम जी को मैंने भुगताया, मैंने हुआ। और मुरली मनोहर जोशी के मैंने यूँ पकड़ के हिला दिया था SC में, मैं टर्मिनेट हुआ था। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, साउथ में माला मादिका उत्तर प्रदेश में, जहाँ से राम मंदिर से जो ये जीते हैं, पासी समाज, ढाणक समाज, खटीक समाज, मुसहर समाज, ये एक आदमी की लड़ाई मत समझना साथियों इसको। ये इतने लोगों की लड़ाई है, ये बंटने मत दो। और आज निर्णय लो, हमें नहीं करना भारत बंद, तो नहीं करेंगे हम। क्यों असमंजस में रह रहे हो, क्यों बांट रहे हो समाज को? मैं भी बांट रहा हूँ, बंद कर दो इसको। क्यों आप ये कह रहे हो कि भाई इसका फायदा नहीं, तो लड़ क्यों रहे हो भाई? जब वर्गीकरण का कोटा विदिन कोटा, खटीक को इसमें फायदा नहीं है, खटीक क्यों बंद कर रहा? क्यों बंद कर रहा खटीक? उसको क्यों समर्थन कर रहा खटीक उसका? मैं खटीक के नाते बोल रहा हूँ मैं। तो मैं मीणा साहब को जानना चाहता हूँ, मीणा समुदाय राजस्थान से निकल के सब जगह पहुँचा है। मैं मीणा साहब से भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपनी भूमिका दीजिए। देंगे आप अपना सुझाव। हाँ, मेरा यह सुझाव है कि ये जो बंद है, मैं समर्थन नहीं करता हूँ इस बंद का। ठीक है, आपके खटीक समाज के नाते मैं बंद का समर्थन नहीं करता। आदरणीय साथियों, मनुवादी ताकतें ये समझ चुकी है कि हम एक हैं।
मनुवादी समझ ताकतें समझ चुकी है, एक हैं, और एक जो चीज होती है उसी को तोड़ने का काम किया जाता है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। हम एक हैं और हमें समझना पड़ेगा ये जो क्रीमी लेयर लाए हैं ये हमारे बीच में दीवार खड़ी करने के लिए लाए हैं। दूसरा, उन्हें पता लग गया कि हम एक हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है बड़ी मजबूत है, वो जातिगत जनगणना के लिए बड़ा दबाव दे रही है और उन पे बड़ा प्रेशर आ रहा है, उधर से हमारा ध्यान हट जाए, इसलिए क्रीमी लेयर का लाने का काम भी किया है। साथियों, 9 अगस्त को जो जन सैलाब बाबा साहब का अनुयायी जंतर मंतर पे था और जो अल्टीमेटम दिया गया 14 अक्टूबर के लिए कि जितने भी महापुरुष हैं सबकी स्टैचू वहां पर लगे, उन्हें यह भी डर हो गया कि ये बहुत ताकतवर हैं, इकट्ठे हैं, इनका ध्यान वहां से भी हटाया जाए। हमारी एकता को खंडित करने के लिए ये चीज लेकर के आए। और साथियों, एक बात और बताऊं, हमें आर्थिक पैमाने पर, आय के पैमाने पर बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि आय के पैमाने पर और आर्थिक पैमाने पर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति महोदय स्टूल ट्राइब से आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसे अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति पुकारते हैं। तो हमारे ऊपर से लेवल कभी नहीं हट सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे, अंदर से विरोध हुआ, बाहर से हिंदू महासभा आरएसएस ने विरोध किया, और एक परपात्रा महाराज था जिसको मुझे शर्म आती है कहते हुए महाराज, उसने ये कहा था, अम्बेडकर तो नीच जाति से है, इसे क्या पता समाज के अंदर औरत की जगह कहां पर होती है, औरत का स्थान कहां पर है। तो साथियों, हमें बिल्कुल नहीं बटना है और क्रीमी लेयर के आधार पे हमें बिल्कुल नहीं बटना है। हम एक हैं, उन्हें एहसास है कि हम एक हैं, इसलिए हमारी एकता को कायम रखना है और यहाँ से जो भी सर्वसम्मति से मैसेज जाए, अपनी एकता को कायम रखने का काम करना है। जय भीम, जय भारत। निर्णय आया है आरक्षण के संदर्भ में, मैं इससे बहुत खुश हूँ कि कम से कम जो भाई आगे निकल गए, अब उनको तो निकल ही गए, हमें निकलने का मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारी एमसीडी में आरक्षण के आधार पर 25 कमिश्नर जो है जाटो समाज के रहे, 25, लेकिन आज भी 30 साल के बाद, 20 साल के बाद उन कमिश्नरों ने कभी नहीं सोचा कि भाई इन सफाई कर्मचारियों को भी पक्का कर दूं। तो ऐसे आरक्षण का हमें क्या फायदा, ऐसे जाटो समाज के कमिश्नर होने का क्या हमें क्या फायदा जो हमारी सोचे ही ना। तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है, कोई जाटव हटेगा कमिश्नर से तो हमारा वाल्मीकि बैठेगा, मेरी तो ये राय है। और साथियों, जहाँ तक सवाल है इस निर्णय का, मेरे पिताजी ब्रह्मजीत जी सब जानते हैं, वो कट्टर बौद्धिस्ट थे, लेकिन किसी बौद्धिस्ट ने कभी नहीं सोचा कि ब्रह्मजीत के बच्चों को हम लड़की दे दें, लड़की ले लें। तो साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ कोई भी कमिश्नर बैठा हो, पहले आप लोग संयुक्त रूप से ये कहो भाई ना वाल्मीकि को पक्का कर दे, नहीं तुम्हें सारों को आरक्षण के आधार से हटाने का काम चल रहा है। धन्यवाद। मलूक चंद मैंने कोई कमिश्नर तो कोई नहीं है, जो बात है कही जानी चाहिए। भारत सरकार में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और LIC और GIC के नेता यहाँ बैठे हुए, एक लड़ाई लंबे समय तक लड़ी गई पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम कराने की। 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद, सोनिया गांधी से मिलने के बाद, चिदम्बरम से मिलने के बाद, 6 साल के बाद ये फैसला हुआ कि LIC, GIC और देश के सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो 1.5 लाख सफाई कर्मी पार्ट टाइम थे, उनको पक्का करके उनको फुल टाइम कर दिया जाए। मैं बता दें, मुझे खुशी है कि पूरे देश के फाइनेंशियल सेक्टर बैंकों के सफाई कर्मी आज फुल टाइम करके आज बाबू बनकर उसी दफ्तरों के अंदर बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जानकारी हाउस को देना इसलिए जरूरी था, क्योंकि एक बात आई तो जो हुआ है, और 1.5 लाख परिवार हमारे जो पार्ट टाइम स्वीपर थे वो फुल टाइम बने और आज वो प्रमोट होकर के बाबू बनकर के अपना परिवार चलाने। आपकी जानकारी। राजेंद्र जी, यहाँ पर मैं राजेंद्र कुमार CPWD से हूँ, महासचिव। अभी भाई साहब ने कहा एक निर्णय आया है कि जो वर्गीकरण का है, इसके संबंध में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 2003 तक SC और ST का एक्सचेंज था,
अगर एससी के नहीं मिलते तो एसटी से भरते थे और एसटी के नहीं मिलते तो एससी से भरते थे। 2003 के बाद ये एक्सचेंज बंद हुआ और अगर अब एससी के नहीं मिलेंगे तो वो जनरल को जाएंगे और एसटी के नहीं मिलेंगे तो भी जनरल को जाएंगे। बिल्कुल। अगर सोच रहे हैं कि बाई चांस जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हमारे वाल्मीकि समाज के, वो उनके पास नहीं रहेंगे, वो जनरल को जानी है, तो ये मान के चलिए कि सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। और जहाँ तक बात बाबा साहब की है, बाबा साहब ने हमें सिर्फ 2 ही उसमें बांटा था, एससी और एसटी। हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा किसी भी टाइम कि हमें अपनी सब कास्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक रह सकते हैं, अदरवाइज हमारी एकता कभी नहीं बनेगी। और आज उसी का ही कारण जो हमने अपनी सब कास्ट नहीं छोड़ी, आज वही कारण है कि हम एक नहीं है। वाल्मीकि अलग बटा हुआ है और जाटव समाज अलग बटा हुआ है, और भी जितने भी समाज हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी सब कास्ट को इमीडिएट भूलना चाहिए। चलो मुझे हमारे जोशी साहब बैठे हैं, उससे पहले जय भगवान जाटव जी थे। चौधरी साहब तो हमारी ST/SC यूनियन में बहुत सालों से रहते हैं, और भास्कर जी, हरनाम जी, वीर सिंह बहुत साहब, बड़ी बड़ी बातें आप लोग हमें समझा रहे हैं। वकील तो जो बताएंगे फैक्ट्स पे बात करेंगे, जो फैक्ट्स होते हैं या विटनेस होती है या सच्चाई होती है ना। मेरी बात ये है आप लोगों से, पहले जाटव साहब जो थे और जोशी साहब, 2 व्यक्तियों ने बहुत ही अच्छा कार्य दोनों समाज को जोड़ने के किया है, वाल्मीकि समाज को और जाटव समाज को। मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ दोनों का। लेकिन उसके बाद बड़े ही बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़े, शिक्षित, रोस्टर पॉइंट की बात कर रहे हैं, 1 को उस पे चला जाएगा 1 नंबर, 7 उस पे चला जाएगा। क्या जरूरत इस बात की करने की? अब ये जो है किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये ना जाटव समाज ने किया ना वाल्मीकि समाज ने किया। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है सरकारों को, राज्य सरकारों को सजेशन है। अब वो वकील ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप नहीं किया। वो जस्टिस बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि बाबा साहब का संविधान क्या है, उसके अनुरूप किया है, सुझाव दिया है राज्य सरकारों को। अभी जोशी साहब कह रहे थे, बहुत ही बुद्धिजीवी है, अनटचेबिलिटी। उससे पहले एक चीज और कह, अनटचेबिलिटी, इसमें से एक शब्द निकला है कि बाबा साहब ने कहा था सामाजिक न्याय। किसको मिले सामाजिक न्याय? जो बहुत दलित, बहुत पिछड़ा, बहुत पीछे और बहुत नीचे, कौन है वो? गटर में जो मरता है, उसके लिए गवर्नमेंट घुमा फिरा के या जजीज कर रहे हैं। उन्होंने कोई डिसीजन नहीं, एक सजेशन है, राज्य सरकारें जो है उसको लागू कर रही है और नहीं भी कर रही। हम क्यों लड़ रहे हैं इस पे? अभी 2018 की बात कर रहे थे अशोक जी, और वो DC कबीर साहब नहीं आए हैं। 500 आदमी सफाई कर्मचारी जाटव समाज के साथ मिलके हमने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया था RSS को। मायावती मिल लेती कभी BSP, उससे हमारी बहन है, नेता है, RSS में घुस जाती है। हम नहीं घुसे बाबा साहब के, तो हम मानते हैं संविधान को। वाल्मीकि समाज के लोग नहीं, हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल्ड बनाया था, हमने उनको ठोका, और वो पहला ऐसा बिल था। बड़ी यूनियन चलाते हैं भाई, लोग ज्यादा इकट्ठे कर लेते हैं। पहला ऐसा बिल था पार्लियामेंट में जो रिवेट हुआ था, हरनाम जी, ऐसा किसानों का भी नहीं हुआ। कि केवल वो सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग ताला खुलवाने गए थे रविदास मंदिर का, और ये जो केजरीवाल है ना, इसको हम ही घुसेड़ सकते हैं। ज्ञान की बात आप जानते हो, जानो। रोस्टर पॉइंट की बात हम सब जानते हैं। समझाने की कोशिश मत करो जोशी साहब, चौधरी साहब, इस आग को बुझाने की कोशिश करो। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बाबा साहब का संविधान पढ़ा हुआ, और चीज को जानते हैं हम। सही बात। जब झगड़ा होता है तो बेटी रोटी की बात करते हो। कभी आपने समझा जाके? कभी गए बस्तियों में? क्या बात हुई आपके साथ? लेकिन मैं जोशी साहब का बहुत मान सम्मान करता हूँ और जाटव साहब का। बाकी तो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी भाई, और भास्कर भी मेरा दोस्त भाई। चलो नमस्कार। इसलिए जरा ठोस निर्णय लेकर उठना। जय वाल्मीकि, जय भीम। धन्यवाद। इस सभा के अंदर कई सारे हमारे मित्र क्रांतिकारी हैं, चैनपढ़ हैं या कैसे भी हैं, क्योंकि जो बोलते हैं अपने अंदर जब आग लगती है ना, वही भड़ास निकालते हैं। जरूर नहीं कि हम कलम की उससे ही मारेंगे, हमारे अंदर वो शक्ति है
कि कहीं भेज के देखो, बताएंगे क्या करते हैं। तो इसलिए आप लोग ये क्रीमी लेयर या कोड वोट के चक्कर में जो भी है, और ये शोर मच रहा है कि भारत बंद या कुछ बंद, उससे हमें मिलेगा क्या? बस या हमने 9 अगस्त को करा प्रोग्राम, क्या हमने क्या टिकट मांगी? क्या हमने किसके लिए? अपने बाप की मूर्ति के लिए लड़े। और आज भी हम लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। किसी ये नहीं कि हम किसी से टिकट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि हम पे ठप्पा लगा हुआ है, 550 में बिक जाते हैं। हमें ये चीज़ अपने ऊपर से हटानी है। ये जो 400 भी कह रहे थे ना, सारे किससे बचे हैं? सिर्फ एक संविधान से। अनिया बनिया सनिया सब लेके घूम रहे थे, आज कहाँ है वो? कहाँ लेके घूम रहे हैं संविधान को? एक सिर्फ यूज करते हैं हम लोगों को, ये समझ के चलो ये हमको यूज करते हैं और फिर हमको फेंक देते हैं। तो इसलिए भाइयों, ज़्यादा ना बोल के एक हो जाओ, कुछ भी करो एक होके करो। अब ये जो कल हो रहा है, तो हम इसके लिए तो देखो ये नहीं कह सकते इस टाइम, क्योंकि आँख बंद करते ही कल हो जानी है। उसके ना हम खिलाफ जाएंगे। अगर हम शांत रहना तो शांत रहो, समर्थन करना समर्थन करो, समाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। जय भीम, जय भारत। अरे करदम, इस समय माहौल है करदम, उस माहौल में मुझे बहुत एक जहरीली गंध आ रही है। वो जहरीली गंध क्यों आ रही है? अरे पानी की बोतल यहाँ तक नहीं है, इधर पानी की बोतल इधर भिजवा। कौन है बाहर? सॉरी, बीजेपी इस बंद का सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो सरकार में है, संविधान में संशोधन लाके इसका प्रभाव खत्म करना तो उसके हाथ का काम है, जरा सी देर का काम है, पर वो इस बंद का सपोर्ट कर रहा है। ब्राह्मण समाज इसका सपोर्ट कर रहा है। ब्राह्मण समाज जिसने शुरू से समाज को बांटा, वे पहले 4 वर्णों में बांटा, फिर हजारों जातियों में बांट दिया। बाबा साहब ने और संविधान सभा ने इकट्ठा किया SC ST और OBC में, 3 में, नहीं तो हजारों जातियों में हम बटे थे। पर ऐसे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। करणी सेना इसका सपोर्ट कर रही है। क्या लेन देना उसका बताओ। बहन जी इसका सपोर्ट कर रही हैं, जो 35 साल से कभी सड़क पे नहीं उतरी। मतलब ये बड़ी अजीब सी स्थिति रही हुई है ना, कभी भी। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। साथियों, मैंने पढ़ा है जजमेंट, और जजमेंट 7 जजों की संविधान पीठ में 6-1 से है। एक जो बेला त्रिवेदी हैं, उन्होंने डिसेंटिंग दिया है और 6 जजों ने समर्थन दिया। 4 जजों ने जजमेंट लिखा है, 3 जो बाकी ने लिखा है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस जजमेंट में जो सबसे खतरनाक रोल निभाया है वो मिस्टर गवई ने निभाया है, सबसे खतरनाक। और आपने जो भाषा बोली अभी कि रेल के डिब्बे में पहले चढ़ गए और बाद में नहीं चढ़ रहे, ये वही भाषा है जो जज उसकी है, जस्टिस गवई की भाषा। मैं मानता हूं साथियों, जो कल बंद का आह्वान है, हम लोगों से ये गलती हुई है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ से कर रहा हूं, बाकी आप करो ना करो। हमसे ये गलती हुई है कि 9 तारीख के आंदोलन के बाद हमें तुरंत इस पर बैठना चाहिए था और फैसला लेना चाहिए। हमने फैसला नहीं लिया, और अब जब सर पे आ चुकी है सारी चीज, अब हम यहां बैठे हैं। ये भूल हमारी है, कोई माने या ना माने। इसका सपोर्ट करते नहीं करते, क्या करते क्या नहीं करते, जो अब कर रहे हैं, अगर 10 दिन पहले ही कर लेते तो क्या दिक्कत थी? ये होना चाहिए था। पर ये बात भास्कर जी की सही है कि भाई समाज के विरोध में नहीं जा सकते। हमने तब भी शुरू में ये बात कही थी, और यहीं भाई साहब KP चौधरी जी बैठे थे, इन्हीं के सामने जब ये कह रहे थे कि भाई उसकी कॉल बड़ी जबरदस्त है, हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कॉल की है तो हमें आंख मीच के उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने की है उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो अकेला ठेकेदार नहीं है समाज का, समाज के लोगों को बुलाए, ओपन इनविटेशन दे कि भाई ये मसला है, इस पर बैठ के सब लोग विचार करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा हुआ नहीं, कॉल दे दी और वो जो है सब लोग सोशल जो भी है, सोशल मीडिया किसका, हम ही लोगों का सोशल मीडिया, और काहे का सोशल मीडिया है। और जो ये चल रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा, मानो ना मानो
इसके पीछे सरकार का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। इतनी स्पीड से सब चल रहा है। सही बात है। नहीं तो इतनी स्पीड से चलने का मतलब, हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तक नहीं आती हैं, ये बात कैसे फैल रही है लगातार। दूसरी बात यह है साथियों, देखिए सभी साथियों ने बताया, आप सब जानते हैं, नौकरी है नहीं तो आरक्षण काहे में मिलेगा। सब कुछ बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो जब सब निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या मिलेगा? सबको मालूम है, कुछ नहीं मिलेगा। होनी बहस ये चाहिए थी, या मैं ये मानता हूं कि शायद अब वो समय आ गया है, नहीं है तो हमें अभी से करना चाहिए कि अब ये फाइनली डिसाइड हो हम अपना हक पूरी तरह से कैसे लें और इनसे कैसे लड़ें इकट्ठे होके। बहुत बढ़िया ये जो रिजर्वेशन 75 साल में मुश्किल से 10 या 11% पूरा है, वो 11 साढ़े 10, तो बाकी जो हमारा 12% रिजर्वेशन है वो कहां है? हर किसी की मांग ये होनी चाहिए 12% रिजर्वेशन दो। और मैं कहता हूं एक कदम और आगे बढ़ के को, सुप्रीम कोर्ट जो ये चाल चल रही है सरकार के कहने पर, और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अगर वाकई में सरकार इतनी चिंतित है तो दो काम उसको करने चाहिए। एक, पहले ये 12% पूरा करे, और इस 12% में जो लगता है सरकार को कि भाई जाटव समाज या चमार समाज या धोबी समाज या जो भी समाज है इनको मिल गया, उनको रोको, अभी बाकी को दो। आप 1200 जातियां हैं, एससी और एसटी में 1200 जातियां हैं। आप सोचिए कि वर्गीकरण होगा तो किसके हिस्से में कितना आएगा, कौन किसको क्या देगा? वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। जब इतने में नहीं दिया तो तब क्या देंगे? बात ये है, ये जो साजिश है हमें इसको नाकामयाब करना है, और उसके लिए हमें यहां से कॉल, मेरी दो सुझाव हैं। एक सुझाव यह है, यहां से कॉल जाए कि पूरे जो हमारा एससी एसटी समाज है, आज यहां पर जो हम लोग बैठे हैं, यहां पर आज वाल्मीकि समाज के भाई बैठे हैं, यहाँ खटीक समाज के भाई बैठे हैं, मीणा साहब बैठे हैं, धानक समाज के साथी बैठे हैं, धोबी समाज से साथी बैठे हैं, मेघवाल समाज से बैठे हैं, जाटव और चमार समाज से बैठे हैं। मतलब इतने लोग तो यही बैठे हैं ना, तो कहां हम अलग हैं? लेकिन हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद में एक कॉल होनी चाहिए, जैसे हमने 9 अगस्त का दिया था, एक कॉल नेशनल लेवल पे दी जाए, सभी एससी एसटी समाज के जितने भी हैं समाज के लोग, वो आए, बैठे और इस सरकार से, इस कोर्ट से कैसे निपटा जाए उस समस्या पर इकट्ठे होकर विचार करें। एक बात। दूसरी बात होनी चाहिए, जैसा अभी आपने बताया कि लगभग 1.5 लाख साथी जो हैं, जो बैंकों में सर्विस करते थे, हमारे सुपर क्लास के भाई, उनको जो है पक्का किया गया। दिल्ली में लाखों की संख्या में एमसीडी वगैरह में हमारे सफाई कर्मचारी के भाई, अभी हमारे साथी बोल रहे थे पीछे, उन्होंने बताया कन्हैया सिंह जी ने 3 दिन का काम है जो पक्के हो जाएं। आप तो बैठे हैं गिल साहब, आपने तो एनडीएमसी में सारे पक्के करा रखे, क्यों नहीं कराए? ना कराए, आपने कराए, तो हम एमसीडी में क्यों नहीं करा सकते? बाकी जगह क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं? हम बिल्कुल झाड़ू बंद कर देते, नहीं करते काम, साला नहीं करते सफाई, जो गद्दी की करेगा वो अपने आप सफाई करेगा, नहीं करते हम काम, जब तक हमें पक्का ना कर दें। एक आंदोलन इसके लिए सारे मिलके इकट्ठे होके चलाओ, जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं जो 20-20, 25-25 साल से आज तक कच्चे हैं, सबको पक्का करो। मेरे विचार से ये चीज होनी चाहिए, और इसके बाद एक बढ़िया पूरी रणनीति बनाने के लिए सभी जो हमारे घटक साथी हैं, हमारे भाई हैं, सब में से अच्छे साथी लो, एक पूरी टीम बनाओ, नेशनल लेवल पे काम करो। भाइयों, एक चीज सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आज तक आपको कुछ नहीं दे पाए, आप समझ रहे हो आपको आगे कुछ देंगे? वो आपको कभी कुछ देने वाले नहीं। ये दिल्ली में जिस तरह से हम सब इकट्ठे हो रहे हैं ना, आईबी के माध्यम से इनकी सबकी सूचना उनके पास है, और उनको ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी आंदोलन दिल्ली में हो रहे हैं ये इकट्ठे होकर कर रहे हैं। ये जो ताकत बन रही है, ये ताकत उनके लिए खतरा है। सरकार का काम जो था वो करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे, लेकिन इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हालात बुरे हैं। हमारी तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए
हम सब एक हैं। किसी हालत में ये जो वर्गीकरण उपवर्गीकरण किया गया है, हम इस उपवर्गीकरण के समर्थन में नहीं हैं। और साथियों, आप कह रहे संविधान, ये पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध हाँ, मैं बता रहा हूं ना, संविधान के विरुद्ध है। आप क्यों इस बात से परेशान हो रहे हैं रमेश जी? परेशान कर रखा है इसलिए हो रहे हैं। बता रहे हैं, अनुच्छेद 341 और 342 में एससी और एसटी दोनों के लिए, 41 में एससी के लिए, 42 में एसटी के लिए, और उसमें यह कहा गया है कि ये जो एससी एसटी की लिस्ट है, इसमें अगर किसी भी जाति को, समूह को, जाति समूह को, रेसिस को, किसी को भी इंक्लूड करने की अगर पावर है तो वो प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो स्टेट को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर नहीं है। और अगर उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो वो फेरबदल करने की ताकत केवल और केवल संसद को है। कहां लिखा है कि उसमें आप स्टेट को पावर दे देंगे? है कहीं पे? नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। दूसरी बात, जस्टिस गवाई ने यह कहा है कि रेल के डिब्बे में एक भाई चढ़ गया तो बस ये हो गया कि मैं चढ़ गया, दूसरे को नहीं चढ़ना। जस्टिस गवाई को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाकी और सीट खाली पड़ी है, आधा डिब्बा जो खाली पड़ा है, उसमें क्यों नहीं बिठा रहे उसको? आपने 10%, 10.5% आरक्षण आज तक पूरा किया, 12% आरक्षण कहां है? यानी कि एक डिब्बा अगर है तो उस डिब्बे में आधा डिब्बा भरा पड़ा है, आधा खाली पड़ा है। सारे भाइयों को चढ़ाओ उस आधे डिब्बे में, क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? इस बात पे कहना चाहिए था, सरकार की टांग खींचनी चाहिए थी, सरकार को खड़ा कर देना चाहिए था। नहीं किया उसने। रेल के डिब्बे का उदाहरण दे रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, हमें इसको समझने की जरूरत है। रमेश जी, हकीकत यही है, सब हमारी एकता से डरे हुए हैं। और इस 2014 के चुनाव में मैं बहुत पहले कहता हूं, अगर मेरी वीडियो शॉर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल मेरी वीडियो आपने, कोई भी कोर्ट, कोई भी सरकार, कोई पार्टी आपको कुछ देने के लिए है नहीं। आप में दम होगा तो ले लोगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ले लोगे, सरकार से भी ले लोगे, और वो तभी होगा दम जब इकट्ठे रहोगे, नहीं तो कोई कुछ आपको देने वाला नहीं।